तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स को एंशिएंट डंजन के पास एक पेंडेंट मिलता है। अब उस पेंडेंट को देखते ही पहला सोल्जर बोलता है यह पेंडेंट एक काफी ज्यादा कीमती क्रिस्टल से बना हुआ है। जो सुनते ही दूसरा सोल्जर बोलता है तब तो हमें इस बारे में हमारे सुपीरियर्स को बताना चाहिए। पहला सोल्जर बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम हमेशा की तरह सुपीरियर्स को यही बताएंगे कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। और तो और वैसे भी अगर गलती से भी कोई इस डंजन के अंदर गया होगा तो वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटने वाला है। तो अब यह कीमती पेंडेंट हमारा हुआ, इसे बेचकर हम यहाँ पर कुछ पैसे कमा लेंगे। तभी तीसरा सोल्जर दूसरे सोल्जर को देखते हुए बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी इस पेंडेंट को ढूंढते हुए वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी इस डंजन के अंदर गया है वह अब तक मारा जा चुका होगा। अब हमें एक टाउन में एक मार्केट लगा हुआ दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर टोगा मार्केट में घूम रहा होता है और अब वह एक मास्क शॉप के पास जाते हुए वहां पर रखे हुए एक मास्क को उठाता है। तभी शॉपकीपर उसके पास आते हुए बोलता है तो क्या तुम्हें फ्लाई किंग पसंद है? टोगा बोलता है आखिर यह फ्लाई किंग क्या है? शॉपकीपर उसे बताता है कि फ्लाई किंग एक एंशिएंट डीमन एम्परर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस था। वह डीमन एम्परर अपने सभी साथियों के साथ एक आइलैंड पर रहा करता था और वह उस आइलैंड का रूलर हुआ करता था और सब कुछ यहाँ पर शांति से चल रहा था। पर फिर एक दिन कुछ इवल स्पिरिट्स ने फ्लाई किंग को बुराई का रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया, जिससे फ्लाई किंग और उसके पूरे किंगडम का नाश हुआ। पर यह कहानी भी काफी ज्यादा औसम है क्योंकि फ्लाई किंग और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा औसम मौत मरे थे। और डीमन फ्लाई किंग हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि वह तो बहुत ही ज्यादा औसम था ही, पर उसके सभी सबऑर्डिनेट्स भी काफी ज्यादा कूल और पावरफुल थे। अब हमें एक जगह पर सैरा को दिखाया जाता है जो भी सोच रही होती है उसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो चुकी थी और ड्रैगन नाइट्स उसे मारने वाले थे, पर टोगा ने उसकी जान बचाकर उसे यहाँ पर एक नई लाइफ दी। इसीलिए अब उसने टोगा को अपना नया मास्टर चुन लिया है और अब वह टोगा के मिशन को कंप्लीट करने में उसकी मदद करना चाहती है। दूसरी ओर टोगा फ्लाई किंग के मास्क को लेकर एक मिरर के सामने आता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है एक पावरफुल विलन जो एक हीरो की मौत मरा। यह स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ भी यहाँ पर बिल्कुल फ्लाई किंग जैसी चल रही है। मैं कोई फेमस हीरो नहीं, मेरे अपने साथियों ने मुझे धोखा दिया और अब सभी को लग रहा है कि मैं मर चुका हूं, पर मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूं। पर मैं अब एक अच्छा हीरो नहीं बन सकता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक पावरफुल डीमन बनूंगा और गॉडेस और उसके हीरोज की आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मैग्नर किंगडम का एंटी डीमन व्हाइट कार्सल दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास के सभी किंग्स एक जगह पर इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी मैग्नर किंगडम का वाइफ वुल्फ किंग सिग्मस बोलता है मैंने सुना कि 5 ड्रैगन नाइट्स को यहाँ पर किसी ने मार दिया है और 5 ड्रैगन नाइट हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे। अभी उर्जा किंगडम का मैजिक किंग जिन रोवन बोलता है मैंने उन पांचों की बॉडी को अपनी आंखों से देखा है, वह पांचों यहाँ पर मारे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। यह सुनते ही एलियन किंगडम का आर्मर किंग अपने बगल में खड़ी गॉडेस विसेस को देखने लगता है। तभी गॉडेस विसेस बोलती है जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के पांचों नाइट सैरा आसरिन का पीछा कर रहे थे। तभी वहां पर बैठी एक लेडी आल्मा बोलती है गॉडेस आपने बिल्कुल सही कहा, सैरा आसरिन काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और वह पहले होली नाइट्स की लीडर हुआ करती थी और ड्रैगन नाइट्स के सभी सोल्जर्स उसी का पीछा कर रहे थे, तो कहीं उन पांचों को मारने में सैरा आसरिन का तो हाथ नहीं। तभी जिन बोलता है आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिस जगह पर 5 ड्रैगन नाइट्स की बॉडी मुझे मिली थी उसी जगह पर मुझे एक छठे इंसान के खून के निशान भी मिले, तो जरूर यह काम सैरा आसरिन का ही होगा। पर सैरा आसरिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वह अकेले ही पांचों ड्रैगन नाइट्स को फाइट में हरा सके और तो और फाइट के दौरान वह काफी ज्यादा घायल हो गई होगी। तभी आल्मा बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और क्या पता अब तक सैरा आसरिन मारी जा चुकी हो। तभी जिन बोलता है वैसे आज सुबह मुझे पता चला कि होली किंग ऑर्टरट ने भी कल रात अपनी जान दे दी। सिग्मस बोलता है वह एक कायर था जिसने बिना फाइट किए अपने किंगडम को अपने अपोनेंट्स के हवाले कर दिया, तो वह जिए या फिर मरे इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। तभी गॉडेस विसेस हंसते हुए बोलती है तो यह मीटिंग यहीं पर खत्म हुई। हमें यह पता चल गया कि 5 ड्रैगन नाइट्स को सैरा आसरिन ने मारा, पर फाइट के दौरान वह काफी ज्यादा घायल हो गई जिस वजह से वह भी यहाँ पर मारी गई, तो अब इस बारे में आगे बात करने का कोई भी फायदा नहीं। वहीं गॉडेस विसेस जल्द से जल्द इस बात को यहाँ पर खत्म करना चाह रही होती है क्योंकि उसी ने पांचों ड्रैगन नाइट्स को होली किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था।
और अब गॉडेस विसेस बोलती है यहाँ पर होली अंपायर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से डीमन एम्परर से फाइट करने के लिए हमारी फोर्सेस कमजोर पड़ गई है। पर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा समन किए गए हीरोज यहाँ पर होली आर्मी की जगह लेने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर बैठा मीरा अंपायर का किंग मिराडिया बोलता है, डीमन एम्परर के साथ जल्द ही हमारी फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है और हमारे सभी फोर्सेस यहाँ पर अचानक से धीरे धीरे कमजोर होने लगे हैं। तो हमें इस बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। यह काम यहाँ पर ईवल रूट्स का हो सकता है। तभी गॉडेस विसेस बोलती है, कोई भी ईवल रूट यूजर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है कि वह अकेले 5 ड्रैगन नाइट्स को फाइट में हराकर मार सके। और तो और हमारी इस दुनिया में मौजूद सभी लोगों के ऊपर एक पावर लिमिट को सेट किया गया है, जिस वजह से बिना गॉडेस की परमिशन के कोई भी अपनी पावर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। अब यह सुनते ही मिराडिया वहां पर चुप हो जाता है और बोलता है, तो क्या सच में यह काम सैरा आशरिन का ही है? तभी सिग्मस बोलता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि सैरा आशरिन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वह 5 ड्रैगन नाइट्स को फाइट में हरा सके। तभी एक सोल्जर भागते हुए सिग्मस के कान में आकर कुछ बोलता है और अब उस सोल्जर की बात सुनते ही सिग्मस वहां पर अनाउंस करता है कि हमें पता चल गया है 5 ड्रैगन नाइट्स को यहाँ पर किसने मारा है। यह काम आसिंटो नाम के एक सोर्सरर ग्रुप का है। यह सुनते ही वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टोगा सैरा के साथ गोल्डन डीमन जोन की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अब वह दोनों ट्रैवल करते करते एक टाउन में आ पहुंचते हैं। और अब सैरा बोलती है कि इस सिटी के अंदर आगे जर्नी में यूज होने वाले सभी सामान उन्हें मिल सकते हैं। तभी वहां पर टोगा कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनता है और तभी उसे सिटी के बीचों बीच एक कोलोसियम दिखाई देता है। अब सैरा उसे बताती है कि इसे ब्लड कोलोसियम कहा जाता है और यहाँ पर अमीर लोग कुछ स्लेव्स को पकड़कर लेकर आते हैं और इस जगह पर सभी स्लेव्स की फाइट कराई जाती है। वहीं पर इस फाइट को देखने वाले सभी लोग स्लेव्स के ऊपर दांव लगाते हैं और यह फाइट तब तक चलती रहती है जब तक एक स्लेव अपने अपोनेंट को जान से न मार दे। अब टोगा सोचने लगता है, यह सुनने में बिल्कुल एंशिएंट रोम कोलोसियम जैसा लगता है। तभी सैरा उसे बताती है कि यह जगह परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो अपने लिए पावरफुल वॉरियर्स खरीदना चाहते हैं। वह इस कोलोसियम से पावरफुल स्लेव्स खरीद सकते हैं। अब वह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं और अब टोगा एक इन में आकर वहां पर 2 रूम बुक करने लगता है। तभी सैरा बोलती है, 2 रूम की क्या जरूरत, वह एक रूम के अंदर ही रह लेंगे और तो और आने वाले रास्ते में उन्हें ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्हें पैसे बचाना चाहिए। तभी टोगा बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि मैं एक लड़का हूँ? यह सुनते ही सैरा वहां पर शर्माते हुए बोलती है, उसे टोगा के साथ एक रूम में रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यह सुनते ही टोगा तैयार हो जाता है और अब वह उस इन में एक रूम बुक करता है। अब रात में वह दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं और अब अपना खाना खाते हुए टोगा अपने बगल में बैठे हुए लोगों को बात करते हुए सुनता है। वहीं पर वह सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर चारों ओर अफवाह फैली हुई है कि सैरा आशरिन और 5 ड्रैगन नाइट्स के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हुई और सैरा आशरिन ने उन 5 ड्रैगन नाइट्स को मार दिया। पर उस फाइट के दौरान वह काफी ज्यादा घायल हो गई थी और ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वह भी वहां पर मारी गई। यह सुनते ही वहां पर बैठी सैरा खांसने लगती है। तभी टोगा उसे पीने के लिए पानी देता है। तभी वहां पर बैठा दूसरा पर्सन बोलता है, यह सब बस अफवाहें हैं। असल में यहाँ पर 5 ड्रैगन नाइट्स को मारने वाली सैरा आशरिन नहीं बल्कि आसिंटो नाम का एक ग्रुप है। और अब सभी लोग वहां पर आसिंटो ग्रुप के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक ही अटैक में 5 ड्रैगन नाइट्स को जान से मार दिया था। तभी टोगा सैरा से आसिंटो ग्रुप के बारे में पूछता है। अब सैरा उसे बताती है कि आजकल आसिंटो ग्रुप यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया है और उसने सुना है कि आसिंटो ग्रुप के मेंबर्स गॉड ऑफ कर्स को फॉलो करते हैं और वह सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल सोर्सरर है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और अब कुछ लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं और अब उनमें से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आसिंटो ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए जगह खाली करो वरना तुम सभी लोगों को पछताना पड़ सकता है। यह सुनते ही कई सारे एडवेंचरर्स अपनी जगह से उठते हुए उन सभी लोगों को अपनी टेबल दे देते हैं। अब उस टेबल पर बैठकर आसिंटो ग्रुप के सभी लोग लगातार अपनी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, तुम सभी लोगों को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर 5 ड्रैगन नाइट्स को मारा है और तो और हमने ही इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर को भी मारा है, तो तुम सभी लोग हमारे सामने सर झुकाओ। अब यह सुनते ही टोगा सोचने लगता है, यह सभी लोग बेवकूफ है जो यहाँ पर दूसरे के क्रेडिट को लेकर खुद को महान समझ रहे हैं।
अब वहाँ पर टोगा कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि यह लोग मुझे फ्रॉड लगते हैं। आसिंटो ग्रुप में कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं है कि वह ड्रैगन नाइट्स को फाइट में हरा सके। अभी एक पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह काम मुझे उस लेपर्ड किंग का लगता है, वह जिसे ड्रैगन किलर के नाम से जाना जाता है। दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ यह काम उस लेपर्ड किंग का भी हो सकता है, पर मेरे ख्याल से यह काम करने के पीछे उस फॉरबिडन विच का भी हाथ हो सकता है। पहला पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह डार्क एल्फ भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर पिछले 10 सालों से फॉरबिडन विच को यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा है। अब उन लोगों की बात सुनकर टोगा उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है और अब वह उनके पास जाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर फॉरबिडन विच के बारे में और भी कुछ बता सकते हो? अब यह सुनते ही वह सभी लोग वहाँ पर टोगा से रूडली बात करने लगते हैं। तभी टोगा अपने पास से कुछ सिल्वर कॉइन बाहर निकालते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे फॉरबिडन विच के बारे में बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे खाने और पीने सबका खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही वह सभी लोग टोगा को वहाँ पर वेलकम करते हैं और वह उस जगह पर टोगा की खातिरदारी करते हुए उसे फॉरबिडन विच के बारे में बताने लगते हैं। और अब एक पर्सन टोगा को बताता है कि ब्लड कोलोसियम में एक लेपर्ड किंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। आज से 10 साल पहले वह फॉरबिडन विच से मिली थी, तो वह तुम्हें फॉरबिडन विच के बारे में डिटेल में बता सकती है। यह सुनते ही टोगा बोलता है, तो आखिर मुझे वह लेपर्ड किंग कहाँ मिलेगी? दूसरा पर्सन बोलता है, उससे मिलने के लिए तो तुम्हें कोलोसियम जाना होगा। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और अब एक लेपर्ड किन रेस्टोरेंट के अंदर आती है, जिसे देखते ही वहां पर बैठा पहला पर्सन बोलता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम जिससे मिलना चाहते थे वह आज खुद ब खुद यहाँ पर आ गई। इसका नाम ईव स्पीड है और यह ब्लड कोलोसियम की सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। अब ईव स्पीड एक जगह पर जाकर बैठकर अपना खाना ऑर्डर करके वहां पर खाने लगती है। तभी टोगा उसके पास जाते हुए उसकी ओर एक सिल्वर कॉइन आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा भूखी लग रही हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और खाना मंगा दूं। और अब टोगा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम हार्टी स्कॉल है और मैं एक मर्सनरी हूँ। तभी ईव स्पीड भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या काम है। जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हें कोलोसियम में स्लेब्स के ऊपर पैसे लगाकर फाइट जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। टोगा बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर फॉरबिडन विच को ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता चला कि तुम फॉरबिडन विच को जानती हो, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? ईव बोलती है, तो तुमने भी यहाँ पर चारों ओर फैले हुए रूमर्स के ऊपर यकीन कर लिया, यह सभी बातें बस अफवाहें हैं। हाँ यह बात सच है कि मैं पहले गोल्डन डीमन जोन में रहा करती थी, पर उस जगह पर मैं कभी भी फॉरबिडन विच से नहीं मिली। वहीं पर बैठी सैरा भी उनकी बातें सुन रही होती है और अब उसे अपनी लाई डिटेक्शन टेक्निक की मदद से पता चल जाता है कि ईव उस जगह पर झूठ बोल रही है। तभी टोगा बोलता है, तो क्या तुम्हें यह सच में नहीं पता है कि आखिर फॉरबिडन विच कहाँ पर है? ईव बोलती है, नहीं। वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? टोगा बोलता है, मैंने सुना है कि फॉरबिडन विच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है और बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बनूं। इसीलिए मैं फॉरबिडन विच को अपना मास्टर बनाकर उनसे मैजिकल पावर का यूज़ करना सीखना चाहता हूँ। ईव बोलती है, तो तुम यहाँ पर एक जर्नी पर निकले हो, जिस जर्नी में तुम्हें फॉरबिडन विच को ढूंढना है और तुम यहाँ से सीधा गोल्डन डीमन जोन की ओर जा रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? टोगा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी ईव बोलती है, दिखने में तुम मुझे उतने ज़्यादा पावरफुल लग नहीं रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम गोल्डन डीमन जोन जैसी जगह पर सरवाइव कर सकते हो? टोगा बोलता है, मेरे बारे में यहाँ पर चिंता करने के लिए थैंक्स, पर मैं उतना भी कमज़ोर नहीं। यह बोलते हुए वह हंसने लगता है। तभी ईव उसे उसका सिल्वर कॉइन वापस लौटा देती है और बोलती है कि वह एक ब्लड फाइटर है और उसे यहाँ पर किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। यह बोलते हुए वह वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद टोगा सैरा के साथ अपने इन की ओर जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में सैरा उसे बताती है कि ईव उससे वहां पर झूठ बोल रही थी, वह फॉरबिडन विच से पहले मिली है और उसे यह भी पता है कि आखिर अभी फॉरबिडन विच कहाँ पर है। अब वह दोनों जैसे ही अपने इन में पहुंचते हैं, टोगा को याद आता है कि वह रेस्टोरेंट से पिगी मारू का खाना लाना तो भूल ही गया। यह सुनते ही पिगी मारू वहां पर गुस्सा हो जाता है, पर तभी टोगा अपने मैजिकल बैग के अंदर से कुछ बिस्किट बाहर निकालता है, जो देखकर सैरा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब टोगा वहां पर सैरा और पिगी मारू दोनों को वह खाने के लिए देता है। अब उसका टेस्ट सैरा को काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे खाने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और अब वह अचानक से टोगा के पास आते हुए उससे बोलती है, क्या यह कोई बहुत ही ज्यादा कीमती फूड है या फिर यह दूसरी दुनिया में मिलने वाला कोई नॉर्मल फूड है? और क्या टोगा अपनी पिछली लाइफ में इस चीज को रोज खाया करता था?
अब सैरा को अपने इतने ज्यादा पास देखकर टोगा घबरा जाता है, तो देखते ही सैरा उससे माफी मांगती है। अब टोगा बोलता है, क्या तुम्हें इसका टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आया? सैरा हाँ में सर हिलाती है। तभी टोगा बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी दुनिया की और भी कई सारी चीजें खिला सकता हूँ, पर मेरा यह मैजिकल बैग 24 घंटे में बस एक ही बार काम करता है। और अब टोगा और सैरा दोनों ही वहाँ पर फॉरबिडन विच को ढूंढने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी सैरा बोलती है, अगर वह फॉरबिडन विच को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें ब्लड कोलोसियम में जाना होगा, क्योंकि उसी जगह पर ईव उन्हें मिलेगी और ईव ही उन्हें फॉरबिडन विच के लोकेशन के बारे में बता सकती है। तभी टोगा बोलता है, ईव ब्लड कोलोसियम की एक फाइटर है और तुमने मुझे बताया था कि ब्लड कोलोसियम के अंदर स्लेव्स फाइट करते हैं। सैरा बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और ब्लड कोलोसियम के अंदर स्लेव्स तब तक फाइट करते हैं जब तक वह अपनी आज़ादी के लिए पैसे जमा नहीं कर लेते, और स्लेवरी से आज़ाद होने के लिए उन्हें अपने ओनर्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम देनी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईव एक डार्क एल्फ से मिलने के लिए एक जगह पर आई हुई होती है, और अब वह उस डार्क एल्फ को देखते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पर इनफ पैसे जमा हो गए हैं, तो जल्द ही हम दोनों ही यहाँ पर फ्री होंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सैरा अपने कमरे में अपने सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पर एक जगह पर खड़ा टोगा उसे देख रहा होता है, और अब वह बोलता है कि सैरा की स्वॉर्ड्समैनशिप सच में काफी ज्यादा कमाल की है, और तो और इसका सीक्रेट आर्ट इसकी पावर और स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से यह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। इसीलिए सिविट यहाँ पर सैरा को अपना राइवल मानता था, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सैरा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब वहाँ पर सैरा की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टोगा उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारी स्किल्स सच में कमाल की है। तभी सैरा बोलती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको भी यहाँ पर फाइट करना सिखा सकती हूँ। टोगा बोलता है, फाइट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ मैजिकल स्किल्स है, पर मैं हमेशा उनका यूज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पर कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखने के बारे में सोच रहा हूँ। अब यह सुनते ही सैरा वहाँ पर टोगा को सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, और अब वह टोगा को आगे बढ़कर उसे पंच करने के लिए बोलती है। अब टोगा उसकी ओर काफी तेजी से पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सैरा उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां पर एक लॉक लगा देती है और बोलती है कि इस टेक्निक का यूज करते हुए आप हमेशा अपने ओपोनेंट्स के अटैक को डॉज करते हुए उसे इंजर्ड कर सकते हो। पर तभी वह देखती है कि वह टोगा के काफी ज्यादा पास होती है, जिससे वह डरकर उससे दूर हट जाती है, और अब वह टोगा से माफी मांगते हुए बोलने लगती है, टोगा को पसंद नहीं कि कोई भी उसे टच करे, पर यहाँ पर सैरा ने उसे टच किया, इसीलिए वह उसे माफ कर दे। टोगा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मुझे बस फाइट करना सिखा रही थी, तो तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह दोनों वहां पर थोड़ी देर तक फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सैरा टोगा के कपड़े लेकर एक जगह पर आई हुई होती है, वहीं पर वह उसे धो रही होती है, और अब वह टोगा के कपड़े को देखते हुए सोचने लगती है, उसे टोगा के बॉडी का स्मेल काफी ज्यादा पसंद है, और पता नहीं क्यों धीरे धीरे वह टोगा की ओर अट्रैक्ट होती चली जा रही है, और अब उसे ऐसा लग रहा है कि टोगा उसे पसंद आने लगा है। यह सोचते हुए वह उस कपड़े को वहां पर सूंघती है, पर तभी वह देखती है कि टोगा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता है, जो देखते ही वह घबरा जाती है और सोचने लगती है, आखिर टोगा कब से यहाँ पर खड़ा है और कहीं उसने मुझे यह करते हुए देखा तो नहीं। टोगा बोलता है, मैं बस अपने कपड़ों को ढूंढ रहा था, तो वह यहाँ पर रखे हुए हैं। सैरा बोलती है, वह कपड़े साफ कर रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वह टोगा के भी कपड़े साफ कर दे, और तो और उसे कपड़े साफ करने की आदत है, तो टोगा को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनकर टोगा वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद सैरा अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। वहीं पर एक जगह पर बैठा टोगा अपने फॉरबिडन बुक को पढ़ रहा होता है, और तभी उसकी नज़र सैरा के ऊपर, और अब वह सैरा को देखते हुए सोचने लगता है, सैरा एक काइंड पर्सन है, पर यह यहाँ पर मेरा बदला लेने में मेरी मदद करना चाहती है। यह बोलते हुए वह खड़ा होकर स्काई किंग के मास्क के पास जाता है, और अब वह उसे देखते हुए बोलने लगता है, सैरा हमेशा अपने फीलिंग्स को यहाँ पर छिपाती है, और उसे कभी कभी सैरा को देखकर समझ में ही नहीं आता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी सैरा की भी वहाँ पर आंख खुल जाती है, और अब वह टोगा को देखते हुए बोलती है, क्या टोगा अब तक सोया नहीं? टोगा बोलता है, उसे यहाँ पर नींद नहीं आ रही है। अब यह सुनते ही सैरा वहाँ पर उठकर बैठ जाती है, और अब वह टोगा से बोलती है कि उसके पास यहाँ पर कुछ मेडिसिन है, जिसे खाने के बाद टोगा को यहाँ पर नींद आने लगेगा। और अब वह अपने पास से 3 हर्ब की बोतल निकालते हुए बोलती है, इस हर्ब को खाने के बाद यहाँ पर उसे काफी अच्छी नींद आएगी, पर इसके लिए उन्हें यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी चाहिए। अब टोगा जाकर पानी गर्म करके लेकर आता है, और अब वह सैरा को वह हर्ब गर्म पानी में डालने के लिए बोलता है। अब सैरा 2 कप के अंदर गर्म पानी डालकर
वह हर्ब उसके अंदर डालने लगती है, पर गलती से एक कप में ज्यादा हर्ब डल जाता है और अब वह यह देखकर टोगा से माफी मांगने लगती है। तभी टोगा बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जिस कप के अंदर ज्यादा हर्ब है उसे मैं पी लूंगा। सैरा बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर गलती उससे हुई है तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार है, तो इस कप में मौजूद मेडिसिन वही पिएगी। और अब वह दोनों एक साथ उस मेडिसिन को पीते हैं और अब सैरा बोलती है कि इस मेडिसिन को पीने के बाद यहाँ पर टोगा की बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, जिसके बाद वह काफी आराम से अपने बिस्तर पर सो पाएगा। पर तभी उसकी नज़र मेडिसिन के बॉटल पर जाती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाती है। अब टोगा बोलता है, क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? अब सैरा उसे बताती है कि यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दी। अभी अभी उन दोनों ने यहाँ पर जो मेडिसिन पिया वह नींद का मेडिसिन नहीं था, बल्कि अट्रैक्शन का मेडिसिन था, जिसे पीने के बाद दो लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इस मेडिसिन को पीने के बाद लोगों की आंखों से नींद गायब हो जाती है। यह बोलते हुए वह टोगा से माफी मांगने लगती है। टोगा बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पर अपनी इस बुक को एक जगह पर बैठकर पढ़ लूंगा। अब टोगा एक जगह पर बैठकर अपनी फॉरबिडन बुक को पढ़ने लगता है, पर बार बार उसकी नजर सैरा की ओर जा रही होती है। वहीं पर सैरा भी एक जगह पर बैठी हुई होती है और अब वह बोलती है, वह क्या टोगा के लिए यहाँ पर कुछ कर सकती है? टोगा बोलता है, नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। और अब वह दूसरी ओर घूम जाता है। तभी सैरा बोलती है, आखिर टोगा खुद को हमेशा इतने कंट्रोल में कैसे रखता है? वह यहाँ पर टोगा से यह सीखना चाहती है। तभी टोगा बोलता है, खुद पर काबू रख पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, पर मैं यहाँ पर एक मिशन पर हूँ। मैं गॉडेस वीसेस और अपने सभी क्लासमेट्स से अपना बदला लेना चाहता हूँ, और जब तक मेरा बदला यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरे ऊपर एक कर्ज सेट है, जिस कर्ज की वजह से मैं हमेशा गॉडेस वीसेस और अपने क्लासमेट्स के बारे में ही सोचता रहता हूँ, और जब तक मैं उन सभी लोगों को जान से न मार दूँ तब तक मेरे ऊपर से यह कर्ज नहीं हटेगा और ना ही मैं यहाँ पर चैन की नींद सो पाऊंगा। तभी सैरा टोगा के सामने नील डाउन करते हुए बोलती है, वह यहाँ पर उन सभी लोगों को मारने में टोगा की मदद करेगी, जिससे टोगा के ऊपर सेट वह कर्ज हट सके, क्योंकि टोगा ही अब से उसका नया मास्टर है। अब यह सुनते ही टोगा सैरा को वहाँ पर थैंक्स करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन टोगा और सैरा ब्लड कोलोसियम के पास आए हुए होते हैं। अब सैरा टोगा को बताती है कि उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और कोलोसियम में मौजूद सभी लोग ईव स्पीड के बारे में खुलकर बात करते हैं, और उसे यह पता चला है कि आज से कुछ सालों पहले स्लेव मार्केट के एक स्लेव डीलर ने अरीना को ईव स्पीड को बेच दिया था। और तो और ईव स्पीड एक लेपर्डकिन थी, जिस वजह से उसकी पहली फाइट को ही देखने के लिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद धीरे धीरे ईव यहाँ पर और भी ज्यादा फेमस होती चली गई और वह अब तक अपना एक भी फाइट नहीं हारी है। तभी टोगा बोलता है, मैंने भी यहाँ पर पता किया है कि ईव स्पीड कल यहाँ पर अरीना में अपना फाइनल मैच खेलने वाली है, जिसके बाद वह अरीना में कभी फाइट नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से ईव के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए हैं कि वह स्लेवरी से आजाद हो सकती है। तभी सैरा बोलती है, नहीं मास्टर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आज से 2 साल पहले ही ईव स्पीड के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि अगर वह चाहती तो खुद को स्लेवरी से आजाद करवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। टोगा बोलता है, पर क्यों, आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी सैरा उसे एक पर्ची देते हुए बोलती है, यहाँ के पास के ही एक रेस्टोरेंट में एक एल्फ किड है जो शायद से ईव की काफी अच्छी दोस्त है, और उसको स्लेवरी से आजाद करवाने के लिए अब तक ईव यहाँ पर और पैसे इकट्ठा कर रही थी। पर मास्टर, अभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। आज तक कोलोसियम में मौजूद जितने भी स्लेव वॉरियर्स अपने सभी ओपोनेंट्स को हराकर खुद को आजाद करवाने के लिए फाइनल मैच तक पहुंचे हैं, वह सभी लोग फाइनल मैच में मारे गए हैं, क्योंकि अरीना फाइट के ऑर्गेनाइजर्स फाइनल मैच में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर को लेकर आते हैं, जिससे कोई भी फाइट में नहीं जीत सकता है, और शायद से कल ईव के फाइट में भी यही होने वाला है। वहीं पर कोलोसियम में मौजूद सभी लोग कल के फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी ओर ईव स्पीड एक जगह पर बैठी अपने स्वॉर्ड में धार लगा रही होती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।